कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन या जिसको हम CRD बोलते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैट 701 के फाइनल कोर्स में ये पहला लेक्चर है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन का। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हैं क्या, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो CRD को हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल के कोर्स में अगर हम देखें तो मेजर जो हैं वो दो तरह के डिज़ाइन हैं, उनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो के अंदर। तो CRD सबसे पहला डिज़ाइन है। अगर इसको अच्छी तरह से समझ लें तो बाकी डिज़ाइन समझने बड़े आसान हो जाते हैं। तो CRD इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट नेम है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। बहुत सारे मेजर फेलोज ने ये 7th सेमेस्टर के अंदर किसी कोर्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसको और एंगल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन CRD कब लगता है। CRD हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो होमोजेनाइज हो, यानी हमारी जो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है वो होमोजेनाइज हो। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन भी दूर करना चाहता हूँ मैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अक्सर सुना है या लोग कहते हैं कि फील्ड में हमेशा RCBD लगाना है और लैब में हमेशा CRD लगाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। CRD हमेशा लगेगा जब कंडीशंस होमोजेनाइज हो, यानी सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स सेम हो। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप अपना ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। वो एक पौधा हो सकता है, वो एक प्लॉट हो सकता है, वो एक टेस्ट ट्यूब हो सकती है, वो एक फल हो सकता है, ठीक है, एक पेशेंट हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, एक स्टूडेंट हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अगर सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट से सेम हो तो फिर हम CRD लगाते हैं। होमोजेनाइज कंडीशन हो तो फिर हम CRD लगाते हैं। अब लैब में चूंकि अक्सर कंडीशन होमोजेनाइज होती हैं, इसलिए ज्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट में CRD लगता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ही CRD लगे। लैब में कंडीशंस होमोजेनाइज नहीं भी हो सकती बार दफा, तो वहां पर फिर हम RCBD लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैब का आपका एक्सपेरिमेंट है और आप वहां पर दो वैरायटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप वहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, एक मेल स्टूडेंट और फीमेल है, तो कंडीशन होमोजेनाइज नहीं है, वहां पर आपको RCBD लगाना पड़ेगा। इसी तरह फील्ड के अंदर अगर आप फील्ड कंडीशन होमोजेनाइज है तो जरूरी नहीं RCBD लगे, वहां CRD भी लग सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टैट के कोर्स के हवाले से अगर हम CRD को देखें तो इसमें हमने चार चीज़ें डिस्कस करनी है। लेआउट, प्लान, और उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमने बताना होता है सिग्निफिकेंस डिफरेंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ट्रीटमेंट मीन्स और पोस्ट हॉक टेस्ट। ये टोटल 5 चीज़ें बनती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है लेआउट प्लान। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में लिखा है, सपोज अ रिसर्चर वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ वेट रिड्यूसिंग डाइट कॉल्ड फैक्टर ऑन रिस्पांस वेरिएबल। रिस्पांस वेरिएबल कहते हैं जिसको यूजुअली हम पैरामीटर कहते हैं। वेट लॉस, फॉर दिस पर्पस इज सेलेक्ट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट कॉल्ड ट्रीटमेंट्स। तो ये मैं सेपरेट वीडियो में भी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। स्टडी के अंदर जिस चीज़ का हम इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं उसको फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गंदम का आप ट्रायल लगा रहे हैं, उसके ऊपर फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, तो फर्टिलाइजर का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, वो फैक्टर है। गंदम की उस मुख्तलिफ वराइटीज को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वराइटी वहां पर फैक्टर है, यानी जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हमारा फैक्टर है। फैक्टर के आगे लेवल्स होते हैं। अगर आप यूरिया अप्लाई करनी चाह रहे हैं 10 kg पर एकड़, 20 kg पर एकड़, 30 kg पर एकड़, ये फैक्टर के लेवल है। तो इन्हीं को हम बेसिकली ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो उसके बाद तीसरी चीज एक्सपेरिमेंटल यूनिट, जो मैंने पहले डिफाइन किया कि जिसके ऊपर आपने अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करना है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। वो एक प्लॉट हो सकता है, वो एक पौधा हो सकता है, वो टेस्ट ट्यूब हो सकती है, ग्रुप ऑफ टेस्ट ट्यूब्स हो सकता है, पॉट्स हो सकते हैं, वो हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक टर्म यूज होती है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप सिस्टमेटिक वे से नहीं काम कर सकते रिसर्च में कि आपने 4 प्लांट है लाइन में, पहले पे पहला ट्रीटमेंट लगा दें, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। नहीं, ऐसे नहीं। चारों प्लॉट में हर प्लॉट को इक्वल चांस होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट है, इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। तो लेआउट में हमेशा हम रैंडमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाल आपके सामने है, कहता है कि रिसर्चर जा रहा है कि मेडिसिन दे, डाइट दे पेशेंट्स को उनका वेट लॉस करने के लिए।
ठीक है, तो वेट रिड्यूसिंग डाइट वो देना चाह रहा है, उसके 4 डाइट्स हैं, T1 T2 T3 T4, 4 डिफरेंट मेडिसिन हो सकती हैं, ये डाइट प्लान हो सकते हैं। फर्दर ही डिसाइडेड टू रिपीट ईच ट्रीटमेंट 4 टाइम्स। ये रेप्लिकेशन होती है, एक ही ट्रीटमेंट को हम दोबारा दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। अगर आपको याद हो मैट्रिक एफएससी की प्रैक्टिकल नोटबुक जब हम बनाते होते थे तो हम सारा कुछ लिख के प्रोसीजर तो एंड पे लिखते थे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स एंड टेक एवरेज वैल्यू। 3 दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और फिर एवरेज वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट चूंकि लेंथी होते हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट 6 माह का, साल का, 2 माह का, 4 माह का, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 2 माह लगाया फिर 2 माह लगाया फिर 2 माह लगाया, उससे सीजन क्रॉप का सीजन ही एंड हो जाएगा। तो फिर हम उसी वक्त ही 3 दफा लगा लेते हैं, 4 दफा लगा लेते हैं, उसको कहते हैं रेप्लीकेशन। रेपिटेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन के बगैर स्टैट नहीं है, रेप्लीकेशन जरूरी है रिसर्च में। तो यूजुअली 3-4 रेप्लीकेशन यूज होती हैं। बहुत अच्छे रिसर्चर जो छोटे एक्सपेरिमेंट में 5 भी कर लेते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर 3 या 4 ही रेप्लीकेशन यूज होती हैं। To run this experiment, we required n is equal to tr is equal to 4 by 4, 4 multiplied by 416। n कहते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट हमेशा होते हैं ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई बाय रेप्लिकेशन। ट्रीटमेंट स्मॉल टी से और आर जो है, स्मॉल आर जो है रेप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो चूंकि हमारे 4 ट्रीटमेंट है, T1 T2 T3 T4 और 4 ही रेप्लिकेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट टोटल हो गए 16। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फील्ड ट्रायल लगाने जा रहे हैं, आपने यूरिया अप्लाई करनी है 10 kg 20 kg 30 kg। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप 3 ही एप्लीकेशन लगाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स चाहिए होंगे हमें। अब इस एग्जाम्पल में हम वीट के ऊपर प्लॉट बना के अप्लाई करेंगे, तो वो प्लॉट एक्सपेरिमेंटल यूनिट होंगे, हमें 9 प्लॉट चाहिए होंगे। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर वेट रिड्यूसिंग डाइट देनी है, ऐसे लोग जिनका वेट ज्यादा है उनको डाइट देनी है, यानी यहाँ पर हमें पेशेंट चाहिए, लोग चाहिए, तो हमें 16 लोग चाहिए अगर हम एक बंदे को एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट कंसीडर करें तो। ठीक है जी। तो हमें 16 लोग चाहिए। अब 16 लोगों को हमने करना रैंडमाइज। रैंडमाइज का ये मतलब है कि 16 लोग हमने लाइन में खड़े कर लिए। अब जो पहला बंदा है उसको ट्रीटमेंट 1 देना लाजमी नहीं है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट आ सकता है, इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। उसके 2 तरीके हैं, लॉटरी मेथड है और रैंडम नंबर टेबल मेथड है। रैंडम नंबर टेबल जैसे वो टी टेबल एफ टेबल होते हैं, उसी तरह एक टेबल होता है, उसके ऊपर रैंडम नंबर लिखे होते हैं, उनको देख के हम लगा लेते हैं। इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है रैंडम, उसके थ्रू भी हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से भी हम रैंडम नंबर्स निकाल के उनके अकॉर्डिंग भी रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मेथड यूज होता है वो है लॉटरी मेथड, कि हम लॉटरी मेथड के थ्रू हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। 16 हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, तो जितने यूनिट है उतनी हमने स्लिप्स बना लेनी है, पर्चियाँ जिसको हम कहते हैं। तो लॉटरी मेथड में हम पर्चियाँ बना लेते हैं। वी प्रिपेयर 16 स्लिप पेपर्स 4 फॉर ईच ट्रीटमेंट ऑफ द सेम साइज एंड सेम कलर। ठीक है, T1 की भी हम 4 पर्चियाँ बना लेंगे, T2 की भी, T3 की भी, T4 की भी। वो 4 एप्लीकेशन है ना हमारी, इसलिए। जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी कि हम 3 लेवल यूरिया के अप्लाई करना चाह रहे हैं गंदम के ऊपर, 3 ही एप्लीकेशन है, तो वहाँ हमें 9 पर्चियाँ चाहिए होंगी। जितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट उतनी पर्चियाँ हमें चाहिए। फोल्ड एंड मिक्स देम प्रॉपरली, उनको बंद कर देंगे, उसके बाद एक एक उठाते जाएंगे, ठीक है, और लिखते जाएंगे। ये मैंने साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, बंदे हैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। अगर दूसरी एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक गंदम के प्लॉट होंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 4 बॉक्सेस में लिखे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि 4 4 में लिखने, एक ही लाइन में 16 के 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पहली पर्ची उठाई फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर लिखा है T3, तो हम पहले पेशेंट को T3 अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे पेशेंट को T1, फिर तीसरे पेशेंट को T2। जो पर्ची आती जाएगी वो हम अप्लाई करते जाएंगे। ये नीचे 16 के 16 लिख दिए हैं, T1 T4 T3 T2। तो T3 यहाँ पर दोबारा भी T3 आ सकता है, कोई इशू नहीं। तो उसकी 4 एप्लीकेशन है, चारों दफा वो आ जाएंगी। तो 16 के 16 इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे, इसको कहते हैं लेआउट। तो यहाँ तक हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आए कि लेआउट जनरल लेआउट प्लान दें CRD का, तो वो यहाँ तक ही हमने देना है। हमने इस तरह रैंडमली 16 ट्रीटमेंट्स हमने लिख देनी है सारी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें 4 क्वेश्चन हैं।
टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन वेट रिडक्शन इज द सेम फॉर ऑल ट्रीटमेंट्स। इस तरह भी ये क्वेश्चन हो सकता है। टेस्ट द सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। ये पहला जो क्वेश्चन है ये 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आया ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट है या नहीं है, ट्रीटमेंट मीन्स आपस में सिग्निफिकेंट है या नहीं है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट इट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV भी इसको बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ट्रीटमेंट्स। चौथा है अप्लाई पोस्ट ऑफ टेस्ट फॉर पेयर वाइज कंपैरिजन। तो ये चारों सवाल को 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो ऊपर हमें ना डाटा दिया होगा इस तरह एक टेबल की फॉर्म। ठीक है, डाटा हमेशा होता है हमारे पैरामीटर्स का। ठीक है, जैसे हम रिसर्च करते हैं तो हम पैरामीटर का डाटा नोट करते हैं। प्लांट लेंथ है, प्लांट यील्ड है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, कुछ भी है तो यहाँ पर लिखे होते हैं। ये वाली जो हमारी एग्जांपल थी, हम जो कर रहे थे कि 16 बंदों को 4 ट्रीटमेंट दिए हैं डाइट के, उनका वेट लॉस करवाना है। तो ये ऐसे डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है जी, पहले बंदे का वेट लॉस हुआ है 4 kg, दूसरे का वेट लॉस हुआ है 8 kg, तीसरे का 3 kg, चौथे का 9 kg। ये सारे 16 के 16 बंदों के लिखे हैं कितना कितना उनका वेट लॉस हुआ है। पहले को T1 दिया था 4 kg लॉस हुआ है, दूसरे को T4 दिया था 8 kg लॉस हुआ है। ये सारे यूं लिखे हुए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 जैसे हम मिड में करते थे अनोवा लगाने के लिए, अनोवा टेबल ही लगेगा सारे फाइनल के सिलेबस में। तो H0 है जी, आल ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम। H1 है ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट। यानी ट्रीटमेंट के जो मीन्स हैं, जो उनका इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है, सबका एक जैसा नहीं है। स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, अगर सवाल में दिया हो तो वो भी लिख लेंगे। स्टेप 3 एफ टेस्ट, अनोवा टेबल लगाना है। स्टेप 4 में कैलकुलेशन। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कैलकुलेशन में, ये जो 4 ट्रीटमेंट है हमारे, जितने भी हो 4 हो 3 हो, उनको एक तरतीब से लिख लेना है। ठीक है, T1 T2 T3 T4। और उनका जो डाटा है, अगर यहाँ पर आप देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है, T1 का 4 kg रिड्यूस हुआ है। दोबारा T2 कहाँ पर आ रहा है, ये T1 सॉरी 3 kg, ये उसकी दूसरी रेप्लिकेशन है, ये उसकी तीसरी रेप्लिकेशन है, और ये उसकी चौथी रेप्लिकेशन। तो ये चारों हमने लिख लेने 4 3 2 3। ठीक है जी, ये पहला था 4, दूसरा था 3 2, ये वाला, और ये 3 वाला। तो चारों हमने लिख लिए। ठीक है, इसी तरह T2 के, T3 के, T4 के। जो दूसरी एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था वीट फर्टिलाइजर वाला, तो वहां पर यहाँ पर ये 16 हुए, वहां पर 9 आएंगे। 3 ट्रीटमेंट होंगे, इनकी 3 ही रेप्लिकेशन होंगी। ठीक है जी, नीचे इनका टोटल कर लेना है, हर ट्रीटमेंट का सेपरेट, और एंड पे इन सब का जमा करके ग्रैंड टोटल। फिर इसको जितनी रेप्लिकेशन है उन पे डिवाइड करके इनका मीन निकाल लेना है, ट्रीटमेंट मीन्स। 12 को 4 पे डिवाइड किया, 30 को, 10 को, 44 को, और इसी तरह एंड पे ग्रैंड मीन निकाल लेना। ग्रैंड मीन कैसे निकलेगा, ग्रैंड टोटल को डिवाइड करेंगे ये जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उसके ऊपर। जब बाज दफा ऐसे होता है CRD में ना, ये नंबर ऑफ रेप्लिकेशन चेंज भी हो सकती है। T1 की 4 है, हो सकता है T2 की 3 हो या 5 हो। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर T2 की 5 है तो यहाँ 30 डिवाइडेड बाय 5 आएगा जब हम इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह ग्रैंड मीन के लिए फिर 16 पे नहीं 17 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, ये नीचे लिखा है y बार T1। तो हमने स्टार्ट में मिड में भी पढ़ा था कि एवरेज होता है ना, उसको हम x बार से डिनोट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के एवरेज ही बेसिकली मीन है, तो इसको y बार T1, y बार T2, y बार T3, y बार T4, और ग्रैंड को y डबल बार से शो करते हैं। ठीक है, नीचे भी ग्रैंड मीन दोबारा निकाल के दिखाया, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय n, तो ये हमारे पास आ गया 6। उसके बाद हमें मालूम करना होता है करेक्शन फैक्टर। उसका हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, ग्रैंड टोटल का स्केयर डिवाइडेड बाय n। ग्रैंड टोटल हमारे पास आया था 96, उसका स्केयर लिया, डिवाइडेड बाय n हमारे पास है 16, डिवाइड किया तो ये जवाब आ गया 576 करेक्शन फैक्टर। अब अनोवा के लिए हमें चाहिए TSS। सबसे पहले हम TSS फाइंड करेंगे, टोटल सम ऑफ स्केयर। उसका फार्मूला ये है कि जितने भी ये आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं सबका स्केयर लेना है आपने। 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, सबका स्केयर लेके जमा करते जाना है, और जो जवाब आएगा एंड पे उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देना है। ये सबका स्केयर लेके जमा करेंगे कैलकुलेटर से, तो 802 आ गया हमारे पास। उसमें से 576 करेक्शन फैक्टर माइनस किया तो TSS आ गई 226।
उसके बाद हमें निकालना है एसएस ट्रीटमेंट। जैसे मिड में हम एसएसआर निकालते थे ना, सम ऑफ स्केल ऑफ रिग्रेशन, तो यहाँ पर रिग्रेशन नहीं है, यहाँ पर है एसएस ट्रीटमेंट। एसएस ट्रीटमेंट कैसे निकलेगा? टीएसएस में हमने सबका सम किया, टोटल का सम था, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट का सम करेंगे। ट्रीटमेंट का टोटल लगाया है 12, 12 का स्केयर लेंगे डिवाइडेड बाय जितनी रेप्लीकेशन है 4, प्लस 30 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, प्लस 10 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, प्लस 44 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4। अगर एप्लीकेशन चेंज होगी तो डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा, जितनी एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर डिवाइड होगा। तो इस सब का जो जवाब आएगा उसमें से गेन करेक्शन फैक्टर को माइनस करेंगे। ये सब का जवाब आया 70, करेक्शन फैक्टर माइनस किया तो ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट आ गया हमारे पास 194। अब एसएस एरर निकालना है, पहले जैसे हम निकालते होते थे टी एस एस माइनस एस एस ट्रीटमेंट, तो हमारे पास आ गया 32। अब हम अनोवा टेबल बनाएंगे। अनोवा टेबल के वही यूनिवर्सल 6 खाने रहने। सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन एसओवी, फिर डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एसएस सम ऑफ स्क्वायर्स, एमएस मींस, और एफ कैलकुलेटेड और एफ टैबुलेटेड। अब यहाँ पर सीआरडी में हमेशा ये तीन ही चीजें, एसओवी में हमेशा तीन ही चीजें आएंगी, ट्रीटमेंट, एरर, टोटल। ट्रीटमेंट हमेशा होता है T-1। टी हमारे पास जितने ट्रीटमेंट थे 4 थे, 4 में से 1 गया, 3 जवाब आ गए। उसके बाद हमें लिखना है टोटल हमेशा N-1। एन हमारा 16 था, उसमें से 1 गया 15। और एरर हमेशा होता है टोटल में से ऊपर जितने भी उसको माइनस कर लेते हैं, तो 15 में से 3 गए 12। दूसरा खाना आ जाए, एसएस ट्रीटमेंट हमने निकाला है ऊपर 194, ये वाला वो लिख दिया। उसके बाद टीएसएस हमने निकाली 226, वो लिख दी। एसएस एरर हमने निकाला है 32, ना निकाला हो तो 226 में से 194 माइनस करें 32 आ जाएगा। उसके बाद एमएस अगेन वैसे ही 194 को लेंगे और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 64.667 आ गया। इसी तरह 32 को लेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पे डिवाइड कर लेंगे, 2.66 आ गया। एफ कैलकुलेटेड का भी वही फार्मूला है कि एमएस ट्रीटमेंट को इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे एमएसई पे। डिवाइड हमेशा एफ कैलकुलेटेड जब भी हमने निकालना है हमेशा एमएसई से ही डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो ये एफ कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया 24.25। एफ टैबुलेटेड का वही फार्मूला है, यानी एफ अल्फा इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। तो इसका जो आप टेबल से देखेंगे 3.49 आ गया। तो एफ कैलकुलेटेड हमारा एफ टैबुलेटेड से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। एच नॉट क्या था, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम, तो एच नॉट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ट्रीटमेंट मीन्स में डिफरेंस है। तो ये हम लिख देंगे कंक्लूजन, सिंस एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टैब सो वी रिजेक्टेड एच नॉट। ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एफ कैलकुलेटेड छोटा आ जाए तो हमारा ट्रीटमेंट मीन्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा सोल्व हो गया। जो ये था ना, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन वेट रिडक्शन इज सेम फॉर ऑल ब्रांड्स। ये मैंने बताया ऐसे भी आ सकता है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजाइन या मॉडल। इस तरह ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपने नोवा टेबल लगा के कंक्लूजन तक निकाल देना। दूसरा था कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट। सीवी निकालना है हमने। सीवी का बड़ा आसान सा फार्मूला है, CV इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MSE डिवाइडेड बाय ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। MSE हमने ऊपर निकाली है नोवा टेबल में, ये वाली 2.66। तो ये 2.66 का अंडर रूट लिया, ग्रैंड मीन भी हमने ऊपर निकाला था, ये ग्रैंड मीन 6 के ऊपर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, 27.22% जवाब आ गया हमारे पास CV का। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि लैब एक्सपेरिमेंट में CV 10 से नीचे हो तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट रिलायबल है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में 20 से नीचे हो तो एक्सपेरिमेंट रिलायबल होता है। चूंकि यहाँ CV 27.2 आई तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिलायबल नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी कम है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तीसरा क्वेश्चन था जी फाइंड, ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स
एंड स्टैंडर्ड एरर। ट्रीटमेंट मीन हमने ऊपर निकाल ली है, ये देखें यहाँ पर T1 y बार T1 3 आया है, 7.5 2.5 11, यही ट्रीटमेंट मीन है। इनकी स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है MSE और R का अंडर रूट सारे का। याद रखें CV में सिर्फ MSE का अंडर रूट है, नीचे वाली वैल्यू का नहीं है। स्टैंडर्ड एरर में पूरे का है। तो MSE अगेन वही है, एप्लीकेशन 4 है, चूंकि सारे ट्रीटमेंट के लिए 4 ही है तो 0.41 सारे ट्रीटमेंट्स की स्टैंडर्ड एरर है। इस तरह से हम लिख देंगे। पहले ट्रीटमेंट का मीन है 3.0 प्लस माइनस 0.41, दूसरे ट्रीटमेंट का मीन है 7.5 ये वाला, तो प्लस माइनस 0.41। अगर एप्लीकेशन किसी ट्रीटमेंट में चेंज हो तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड एरर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। चौथा था अप्लाई पोस्ट हॉक टेस्ट या पेयर वाइज कंपैरिजन चेक करें। उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। मुख्तलिफ टेस्ट यूज होते हैं। LSD टेस्ट आपने नाम सुना होगा, DMR टेस्ट, टकी टेस्ट, शेफे टेस्ट, डोनट टेस्ट, LSI टेस्ट। तो हम 4 पढ़ेंगे यहाँ पर, टकी, शेफे, डोनट और लीस्ट सिग्निफिकेंस। अब ये कब अप्लाई होने, इनमें से याद रखना है हमेशा एक अप्लाई होगा चारों में से। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई कंट्रोल हो तो फिर हमेशा डोनट टेस्ट अप्लाई होगा और कोई नहीं होगा। अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंट्रोल ग्रुप हो तो डोनट टेस्ट अप्लाई होगा। अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो तो फिर हमेशा LSI अप्लाई होगा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्सर ये वैराइटल ट्रायल जब हम लगाते हैं, कोई गंदम की नई वैरायटी निकाली, कोई चावल की, तो हम उनको कंपेयर करते हैं ऑलरेडी जो पुरानी वैरायटी चल रही है, स्टैंडर्ड वैरायटी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है उनके साथ, फिर वहां पर हम LSI टेस्ट लगाते हैं। अगर ना कोई स्टैंडर्ड हो ना कोई कंट्रोल हो तो फिर टकी और शेफे में से हमारी मर्जी है, जो मर्जी लगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चारों ही करके दिखा देता हूँ आपको। तो जो भी आए कंडीशन के हिसाब से आपने लगा लेना है। सबसे पहले टकी टेस्ट है। उसमें टकी टेस्ट लगाने के लिए हमने पहले स्टेप पे सारे ट्रीटमेंट मीन चारों ही लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखे हैं। स्टेप 2 क्या है, इन ट्रीटमेंट मीन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा है T3 2.5, ये लिख लिया। फिर T1 3, फिर T2 7.5 और y बार T4 11। स्टेप 3 है, हमने टेबल बनाना है। सबसे पहला खाना है ब्लॉक है कंपैरिजन का, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तीसरा है HSD वैल्यू, चौथा है रिजल्ट्स। HSD ये कहते हैं टकी टेस्ट का दूसरा नाम है, होनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। ऑनेस्टली पढ़ लें या HSD इसका मुखफ़फ़ यूज करते हैं हम ज्यादातर। तो कंपैरिजन में आपने क्या करना है, जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया ना, आपने सबसे पहले लास्ट वाला ट्रीटमेंट लेना है, y बार T4 वर्सेस फर्स्ट वाले के साथ, उसका कंपेयर करना है। फिर लास्ट वाले को लेना है सेकंड वाले के साथ, फिर लास्ट वाले को लेना है थर्ड वाले के साथ। ये देखें, सबसे पहले T4 वर्सेस T3, फिर T4 वर्सेस T1, फिर T4 वर्सेस T2। जब सबके साथ हो गया फिर इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट वाले को ले लेना है, ये वाला y बार T2, फिर इसको पहले के साथ, फिर इसको दूसरे के साथ। तो ये T2 वर्सेस T3, T2 वर्सेस T1। अब ये भी हो गया। फिर लास्ट रह गया T1 वर्सेस T3, ये लास्ट को लिखा, कंपैरिजन लिख लिया। उसके बाद हम निकालना डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। T4 का मीन क्या था 11, 11 माइनस T3 का कितना है 2.5, 11 माइनस 2.5 ये आ गया 8.5। ठीक है, इसी तरह ये सारे फिल कर दिए हमने माइनस कर करके। 8.5, 8.0, 3.5, 5.0, 4.5, 0.5। उसके बाद हमने निकालनी है HSD वैल्यू। उसका ये फार्मूला है Q अल्फा इंटू T एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू अंडर रूट ऑफ MSE डिवाइडेड बाई 2 1 ओवर RI प्लस 1 ओवर RJ। Q टेबल होता है जैसे T टेबल F टेबल होते हैं। तो अल्फा हमारे पास 0.05 है, ट्रीटमेंट कितने हैं हमारे 4 हैं, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है। तो ये इतने की वैल्यू टेबल से आ जाएगी। Q 0.5, 4 एंड 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम की 4.20 वैल्यू आ गई। ठीक है, MSE हमने ऊपर निकाली है 2.66, 2 नीचे कॉन्स्टेंट है। 1 ओवर RI, ये जब हम निकाले ना T4 वर्सेस T3 के लिए, RI होंगी T4 की नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस
और आर जे होगी T3 की नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ रेप्लिकेशन सेम है तो दोनों जगह पर 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी एक की डिफरेंस हो तो फिर ये वैल्यू HSD की डिफरेंस हो जाएगी। जब सबकी रेप्लिकेशन सेम है तो सबके लिए एक ही वैल्यू आएगी 3.42, ये सबकी आ गई। अब HSD वैल्यू आ गई 3.42। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर किसी एक T2 में मैं कहता हूँ जी रेप्लिकेशन जो है वो 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 लगा के हम इसकी नई वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पर HSD इसके सामने पुट करेंगे। अब फिर हमने क्या करना है, जो डिफरेंस आया है उसको HSD से कंपेयर करना है। 8.5 आया पहला डिफरेंस इस वाले की अगर हम बात करें, 8.5 3.42 से बड़ा है तो इसका मतलब है रिजल्ट इसके सिग्निफिकेंट है, यानी T4 T3 से सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है। तो जितने भी HSD वैल्यू से बड़े होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, जो छोटे होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ सिर्फ ये लास्ट वाला छोटा है 0.5, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है। दूसरा है शेफे टेस्ट, उसमें क्या करना है, सेम मेथड है, पहले ट्रीटमेंट लिख लेने हैं, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, उसी तरह कंपेयर कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि शेफे की वैल्यू एस वैल्यू होती है, वो उसका फार्मूला सेपरेट है, T-1 इंटू एफ अल्फा T-1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर रूट ऑफ MSE 1/RI प्लस 1/RJ। उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी, 3.74 आ गई है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, बाकी सारा कुछ वही है। तो अगर आप देखें टकी टेस्ट में हमारे पास सिर्फ एक पेयर नॉन सिग्निफिकेंट आया और शेफे टेस्ट के मुताबिक 2 पेयर नॉन सिग्निफिकेंट आ गए। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम जो मर्जी लगा सकते हैं अगर सवाल में मेंशन ना हो तो। उसके बाद है डोनट टेस्ट। ये कब लगाना है, सिर्फ तब अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर कोई कंट्रोल हो। तो इसी एक्सपेरिमेंट में हम सपोज कर लेते हैं कि T3 जो है ना वो कंट्रोल है, तो फिर हमने सिर्फ सबसे पहला वही स्टेप है कि ट्रीटमेंट के मीन्स लिख लेने हैं। दूसरा स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, हमने क्या करना है, सिर्फ इनको आपस में कंपेयर करना है। जो कंट्रोल हमने जिसको रखा है उसके साथ सबको कंपेयर करना है। T3 को हमने कंट्रोल रखा है तो T1 वर्सेस T3, T2 वर्सेस T3, T4 वर्सेस T3, जस्ट इतना ही करना है। फिर हमने डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही निकाल लेना है जैसे ऊपर निकाले हैं। ठीक है, T1 कितना है 3, T3 कितना है 2.5, तो 3 माइनस 2.5, ये जवाब आ गया हमारे पास 0.5। ठीक है जी। T2 कितना है 7.5, उसमें से 2.5 निकाले तो ये हमारे पास जवाब आ गया 5। T4 कितना है 11, T3 कितना है 2.5, 11 में से 2.5 निकाले तो ये हमारे पास आ गया 8.5। ठीक है जी। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, डी वैल्यू। डोनट टेस्ट की होती है डी वैल्यू, ये उसका फार्मूला है T अल्फा T-1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फा वही है, T-1 ट्रीटमेंट 4 थे तो यहाँ 3 आ गया, 12 आ गई एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टी टेबल की वैल्यू टी टेबल से आ जाएगी 2.50, MSE वही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो दोनों, जो पहले टकी टेस्ट है ना उसमें MSE को 2 से डिवाइड करते हैं, शेफे में नहीं करते और डोनट में भी नहीं करते। ये आगे वाला फार्मूला वही है तकरीबन सब में। तो ये जी डी वैल्यू आ गई 2.89, 0.5 पहला जो पेयर है 0.5 जो है वो 2.89 से छोटा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। दूसरा है 5, वो बड़ा है तो सिग्निफिकेंट है। 8.5 भी 2.89 से बड़ा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। यानी T2 वर्सेस T3 और T4 वर्सेस T3 ये सिग्निफिकेंट है। यानी T2 भी T3 से अच्छा है, T4 भी T3 से अच्छा है, T1 T3 से अच्छा नहीं। इसी तरह LSI टेस्ट सिर्फ तब लगाना है अगर कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि T2 स्टैंडर्ड है उसी एग्जांपल में, ठीक है, कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया। इसमें भी हम पहले ट्रीटमेंट चारों के मीन लिख लेंगे। तो T2 को हमने स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया, y बार T2 इज इक्वल टू y बार S, यानी कि स्टैंडर्ड वो है 7.5। अब हमने क्या करना है, LSI वैल्यू निकालनी है। LSI वैल्यू का फार्मूला मिलता जुलता ही है डोनट से, T अल्फा इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ एक यहाँ से 3 निकल गया, बाकी सारा फार्मूला वही है। LSI वैल्यू आ गई 2.06। अब ये जो LSI वैल्यू आई है इसको हम स्टैंडर्ड जो हमने रखा है उसके मीन के अंदर प्लस करेंगे। यहाँ हमने लिखा है लेट T2 बी आ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का मीन कितना है 7.5, इसके अंदर हम ये LSI वैल्यू प्लस कर लेंगे, 7.5 जमा 2.0,
ये आ गई 9.56। अब अपने ट्रीटमेंट में से देखेंगे, जिस ट्रीटमेंट का मीन इस 9.56 से बड़ा होगा वो स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका छोटा होगा वो स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो पहले ट्रीटमेंट का मीन है 3, छोटा है, दूसरा खुद स्टैंडर्ड है, तीसरे का 2.5 छोटा है, चौथे का 11 ये बड़ा है। तो ये जो वाई सॉरी T4 है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम लिख देंगे ट्रीटमेंट विद मीन ग्रेटर देन 9.56 विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड, सो T4 परफॉर्मिंग बेटर देन द स्टैंडर्ड। बाकी सारे स्टैंडर्ड से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चारों में से मैं फिर बता रहा हूँ एक टेस्ट लगेगा हर क्वेश्चन में, वो हमने खुद देखना है कि कौन सा लगेगा। अगर डाटा के अंदर कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा तो LSI टेस्ट लगाएंगे, अगर डाटा के अंदर कोई एक कंट्रोल ट्रीटमेंट होगा तो डनट टेस्ट लगाएंगे, अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर हमारी मर्जी है टकी लगा दें या शेफिल लगाना एक है, दो नहीं लगाने। ठीक है जी। बाद दफा क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कि फलां टेस्ट लगाएं। ये हमारा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन CRD कंप्लीट हो गया। अगर इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो बाकी आगे वाले डिजाइन जो है वो आसान होते जाएंगे। तो यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।